हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी यूजीसी नेट पेपर 1 का जो नेट जेआर में पूछे गए इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर और आईसीटी के ऊपर। तो अभी तक आप इन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लीजिए। इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने बना दिया है और उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिसे हम पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं 2 वीडियोस आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो फॉर्म फिलिंग की वीडियो कि फॉर्म फिलिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, इसको देखे बिना आप फॉर्म फिल ना करें, अदरवाइज कोई मिस्टेक हो सकती है। इसके अलावा मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक 60 डेज का मास्टर प्लान दे दिया है आप सभी को, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको एक तो प्लान मिलेगा प्लस एक मोटिवेशन भी मिलेगी पढ़ने के लिए। मैंने दोनों बातों को ध्यान रख करके इस वीडियो को क्रिएट किया है। सो चैनल पे विजिट करके आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। चैनल पे दोनों वीडियोस अवेलेबल है। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप अभी भी देर नहीं हुई, अगर अभी भी 60 डेज का टाइम बचा हुआ है, अगर अभी भी आप मेहनत करते हो, तो वर्ड पेपर 1 का जो 2 मंथ वाला एग्जाम टारगेटेड कोर्स है, इसको यूज करते हो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस के भी एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। प्लस इन सभी के हमने कॉम्बो कोर्स भी आपको 2 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। यहाँ पर 10 यूनिट्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो। सो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अलग से देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग NAAQM प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय। अच्छा देखो, इंडिया में इस टाइम पर क्या है कि एयर पॉल्यूशन काफी ट्रेंड में चल रहा है। सबको पता है एयर पॉल्यूशन काफी भयंकर तरीके से फैला हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उनको आपको याद रखना है और इन चीजों को गो थ्रू कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। सो ऑप्शन है, इसने ये किसने स्टार्ट किया इस प्रोग्राम को, इसका मॉनिटरिंग जो है एयर क्वालिटी को, उसको किसने मेजर करना स्टार्ट किया? नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है। सो भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CPCB, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB इसी को बोलते हैं हम लोग, है ना। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं एक बार। So CPCB is a statutory organization established under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। तो इस एक्ट के अंदर CPCB को एस्टेब्लिश किया गया है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, अब वो किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, इंक्लूडिंग एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के अलावा जितनी भी तरह का पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया है। ठीक है। सो एक वैधानिक संगठन है, वायु प्रदूषण सहित देश में प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए ये जिम्मेदार है। अब ये जो एयर पॉल्यूशन होता है जिसको मेजर किया जाता है, इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं, मतलब कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं जिनको मेजर किया जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2, पार्टिकुलेट मैटर हो गया जिसका साइज लेस देन 10 नैनोमीटर हो, या PM10 पार्टिकुलेट मैटर साइज हो गया। इसके अलावा PM2.5 हो गया। ओजोन जिसको हम O3 भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 हो गया। तो ये आपको पॉल्यूटेंट के नाम याद रखने हैं। इनको ध्यान में रख करके, मतलब इनको मेजर करके ही इस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर बिलोंग्स टू एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर या फिर बायोस्फेयर। शोभ मंडल और तापमंडल किससे संबंधित है? वायुमंडल से, स्थल मंडल, जलमंडल, जीवमंडल किससे संबंधित है? तो गाइस देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, और जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, पहले भी एग्जाम में और दोबारा से एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये एटमॉस्फेयर की लेयर के नाम होते हैं। पहली लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। इसमें माउंट एवरेस्ट आप देख सकते हो, माउंट एवरेस्ट की हाइट तक की जो चीजें हैं वो ट्रोपोस्फेयर में रहती हैं। फिर आता है सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर, फिर बीच में आता है मेसोस्फेयर।
ये बिल्कुल मिडल में आता है, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, टोटल 5 लेयर होती हैं। तो ये बीच में, इसलिए इसका नाम मेसोस्फेयर। आप देखो किसी का नाम भी एम से स्टार्ट नहीं है ना। ये एस से है, ये टी से है, ये टी से, ये ई से है। तो जो बीच वाला है वो मेसोस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर जो है स्टार्टिंग में होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, उसके बाद थर्मोस्फेयर आएगा जहाँ पे बहुत हीट, बहुत गर्मी पाई जाती है ना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में कितना टेम्परेचर होता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट के क्लाउड वगैरह रहते हैं, रेडियो साउंड भी होता है इसके अंदर। मेसोस्फेयर में 85 डिग्री सेल्सियस मतलब काफी गर्म हो जाएगा, मेटेओर्स यहाँ इसके अंदर पाए जा सकते हैं। थर्मोस्फेयर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत गर्म होता है, बहुत हीट करता है। यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट जो है वो आपको देखने को मिल सकती है ऊपर वाले लेयर में, जो कि एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, हाई एज 2000 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इतना टेम्परेचर वहाँ पर पाया जा सकता है। सो ये लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, और यहाँ पर डिस्टेंस भी लिखी हुई कि कितनी डिस्टेंस कौन कौन सी लेयर पे हो सकती है। तो ये लेयर्स हैं जिसको कि एग्जाम में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं अगेन कहूँगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको, ये आपका पीवाईक्यू ही है, मैंने पीवाईक्यू का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे चिपकाया हुआ है। और इसके अलावा गाइस पीवाईक्यूज जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये हो गए। अब यहाँ पर लिस्ट 2 में जो है ईयर्स गिवन है, इनको बताना है कि कौन सी ईयर में कौन सा एस्टेब्लिश हुआ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बना था 1987 में, तो ये इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद रियो समिट जो है वो 1992 का बना हुआ है। इसके बाद जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो बना है आपका 1987 में। और पेरिस एग्रीमेंट अभी रिसेंट वाला 2015 में बनाया गया है, सबसे लेटेस्ट ये वाला चल रहा है इन चारों में। तो इस तरीके से है। तो गाइस अगर आप इस तरीके से मैचिंग करेंगे तो आप देखेंगे ए का थर्ड है, तो आप देखेंगे ए का थर्ड इन दोनों केस में है। फिर बी का फर्स्ट है, तो ये भी दोनों में बी का फर्स्ट है। सी का फोर्थ होना चाहिए, क्योटो प्रोटोकॉल सी का फोर्थ होना चाहिए, तो सी का फोर्थ इस वाले पे, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये जो ईयर्स हैं इनको आपको याद कर लेना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका राइट आंसर ये वाला है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इनको बाद में याद रख सकें, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। जो जितने भी अग्रीमेंट है सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन सभी एग्रीमेंट्स को आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में जाने से पहले, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वाज साइन 1987। तो ओजोन लेयर से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये चीज आपको पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस जिसको बोलते हैं हम लोग। सो ओडीएस वर कॉमनली यूज्ड इन प्रोडक्ट लाइक एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, एरोसोल हो गया। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, जो आपका इस तरह की जो गैसेज हैं वो आपके ओजोन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो भी आपकी ओडीएस का एक पार्ट हो जाती हैं। The United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Rio de Janeiro Conference on the Earth Summit, was a major United Nations conference held in Rio de Janeiro from 3 to 14 जून 1992। तो जो अर्थ समिट है वो 1992 से संबंधित है। अच्छा, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जो आपका बर्थ ईयर है ना, बर्थ ईयर है, आप उससे रिलेट कर सकते हो कि जो अर्थ समिट है वो आपके बर्थ ईयर में हुआ, या बर्थ ईयर से 1 साल पहले हुआ, या बर्थ ईयर के 2 साल बाद हुआ। इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना। जैसे अर्थ है तो अर्थ का मतलब है कि पृथ्वी, है ना, और पृथ्वी पे आप कब आए, कब आपका जन्म हुआ, 1992 में जन्म हुआ। अर्थ समिट ऐसे याद रख सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, अर्थ समिट मतलब अर्थ पे आपका जन्म कब हुआ। अगर आपका जन्म 1992 का है तो ऐसे याद रख सकते हो, या इससे इस ईयर से रिलेट कर सकते हो कुछ भी। लाइक अगर आपका बर्थ 1985 में है तो आप ये लगा के चलो कि मैं मुझसे 3 साल पहले अर्थ जो है वो दुनिया में आ चुकी थी। कुछ भी इस तरीके से आप बना सकते हो अपने तरीके से, ना, कुछ भी लॉजिक लगा के, ताकि आपको याद रहे। द क्योटो प्रोटोकॉल, द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट्स टू कट ग्रीन हाउस गैसेज, वाज अडॉप्टेड 25 ईयर्स अगो 1987 इन क्योटो, जापान। ये क्योटो जो है वो जगह का नाम है जापान में। इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन February 16 2005। और जो पेरिस एग्रीमेंट है वो अभी बना 2015 में, है ना। सो पेरिस एग्रीमेंट में जो ग्लोबल टेम्परेचर को कम करने की बात कही गई है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हैं इसके अंदर, जबकि हो रहा है उल्टा। आप देखेंगे हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जबकि हम बड़े बड़े एग्रीमेंट बना के बैठे हुए हैं कि आप
2 डिग्री से कम कर देंगे, हम 1.5 डिग्री से कम कर देंगे। टारगेट तो बहुत सेट कर लिया हमने, लेकिन हो रहा है उल्टा। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, हीट बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या होगा हम ह्यूमंस लोगों का आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पेड़ बहुत काटते हैं, पता नहीं पेड़ों से हमें प्यार क्यों नहीं है। अगर आपके आसपास कहीं पेड़ कटा करे तो मना किया करो, भाई पेड़ मत काटो, पेड़ों से प्यार करो, पेड़ लगाओ, पेड़ ही तो जीवन दे रहे हैं हम लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट्स। अब इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि एयर पॉल्यूशन है, तो आप बताओ कि जो नॉइस पॉल्यूशन है उसको किस चीज में मेजर किया जाता है, नॉइस पॉल्यूशन को। चलो कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है नॉइस पॉल्यूशन को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है नॉइस पॉल्यूशन, तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि नॉइस पॉल्यूशन को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं। इससे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थक्वेक को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अभी फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और डॉप्सन यूनिट पूछा गया कि इस डॉप्सन यूनिट में किस चीज को मेजर किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को या स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को, अल्ट्रावायलेट रेज को, या फिर सोलर रेडिएशन को। तो किसमें किस चीज को मेजर किया जाता है, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। इसको हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको हम लोग। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर मेजर्ड इन पार्ट्स पर ट्रिलियन फॉर एयर एंड स्टैंडर्ड गैस एंड इन पिकोमोल्स पर किलोग्राम सी वाटर फॉर डिजॉल्व CFC। अब देखो CFC का एक अलग यूनिट है, ऐसे ही डॉप्सन जो यूनिट है वो है आपकी ओजोन को मेजर करने की, कितना ओजोन है, और सोलर रेडिएशन को मेजर करने की अलग यूनिट है, ये है वाट पर स्क्वायर मीटर और किलोवाट पर स्क्वायर मीटर, इससे बड़ी यूनिट हो जाएगी ये वाली। तो हर एक चीज़ की अलग अलग यूनिट होती है मेजर करने की। ऐसे ही जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इसकी रेडिएशन जो है इसको मेजर करने की अलग अलग यूनिट है, डिफरेंट यूनिट्स है। लाइक मिली वॉट पर स्क्वायर मीटर में भी हम इसको मेजर करते हैं, कई बार मिली वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, और मिली जूल्स में भी कई बार मेजर किया जाता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट आप यूज कर रहे हो यहाँ पर, है ना, अलग अलग यूनिट में हो सकता है इसको मेजर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कॉजेज एग्रेवेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज एंड एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन रोग और वायुमंडलीय विकृति को बढ़ाता है। सो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड। इसको लेड ही पढ़ेंगे, बिकॉज लीड तो जो होता है वो होता है किसी को रास्ता दिखाना, है ना, तो ये लेड है। और इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा ओजोन हो गया, तो ये 4 पॉल्यूटेंट है। अब इसमें खैर नुकसान तो सारी पहुंचाते हैं, लेकिन जो आपके एग्रीवेशन और मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी डिसीज है उसको क्रिएट करे और वायुमंडल विकृति को बढ़ाए, उसका आपको बताना है। गाइस देखो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो पढ़ाने का समझाने का आपको ये मतलब है कि यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यहाँ पर जो गैसेस के नाम आपको बता रहा हूँ मैं, और इनसे जो बीमारियां फैल रही हैं वो बता रहा हूँ, इनको याद रखो आप, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके के मिलते हैं कि बता दिया जाएगा कि कौन सी गैस या कौन सा पॉल्यूटेंट किस तरह की बीमारी फैलाता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीज की बात की जा रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे नुकसान तो सारी पहुंचाते हैं भाई, कोई भी पॉल्यूटेंट अगर आपके शरीर में जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिसीज ही क्रिएट करेगा, लेकिन ये ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस दैट कैन इरिटेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एग्रेवेट रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज अस्थमा हो सकता है, ब्रोंचिटिस इससे हो सकता है। इट इज वन ऑफ द मेजर पॉल्यूटेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन। तो यहाँ पर स्मोक भी बनता है, डिस्कलर हो जाता है एटमॉस्फेयर, और अजीब सा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। यह उन प्रमुख प्रदूषकों में से जो एक है जो स्मॉग और वायुमंडलीय मलिनीकरण के निर्माण में योगदान करता है, मतलब मैला कर देता है वायुमंडल को, मैला मटमैला से नजर आता है ना, कभी कभी हमने देखा होगा। NO2 इज प्रोड्यूस्ड मेनली बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। अब ये फॉसिल फ्यूल क्या है, जैसे पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया या कोयला हो गया, तो इस तरह की जो चीजें हैं इससे ये प्रोड्यूस होता है ज्यादातर NO2, पर्टिकुलरली इन मोटर व्हीकल एंड पावर प्लांट। तो आपकी कार हो गए, स्कूटी हो गई, या फिर आपकी बसें हो गई, अगर इनमें फॉसिल फ्यूल पड़ा हुआ है तो इनसे फिर ये जो है वो जनरेट हो रहा है, पावर प्लांट से जनरेट होता है। इट कैन रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ओजोन, और फिर ये एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसों से मिलकर ओजोन तक क्रिएट करता है, जो मतलब ग्राउंड में रहती है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, विच इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी इरिटेंट एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्मोक।
तो स्मोक जो आपकी ओजोन है वो भी एक रेस्पिरेटरी इरिटेंट है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी अगर आपको याद हो, कि एक तो रेस्पिरेटरी डिसीज भी पैदा करे और एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन भी करे। अब केवल रेस्पिरेटरी डिसीज का क्वेश्चन पूछा होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि उस केस में ओजोन भी एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जिससे कि रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कह सकते हो, लेड भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक डिस्कलरेशन भी मिला दिया है कि ये तो कर ही रहा है प्लस ये भी कर रहा है, तो उस केस में फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आंसर हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको ध्यान में रख करके आंसर करना है। समझ में आ गया। अब गाइस देखो एग्जाम में 60 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है। ऐसे में अगर आप इस मिनिमम टाइम में कंप्लीट कंटेंट कवर करना चाहते हो तो ऐसे में हमने आप सभी के लिए पेपर 1 का एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स लॉन्च किया, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट में आपको कवर करवाऊंगा, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं आपके सिलेबस में से, इस बात की 100% गारंटी है। इस क्रैश कोर्स को मैं नाम इसलिए क्रैश कोर्स दे रहा हूँ बिकॉज हर एक टॉपिक को 30 से 40 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो कि 2-2 और 4-4 घंटे आपको पढ़ाया जाए। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस की प्रिपरेशन भी हम आपको 2 मंथ में करवा रहे हैं। सभी को 2 मंथ की कोर्सेज हमने स्टार्ट किए हैं। सो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। इससे होगा क्या कि मिनिमम टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो करने को आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हमसे करने में क्या होगा कि आपको कंप्लीट कंटेंट बना बनाया मिल जाएगा एक जगह। आप इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा कि यहाँ भी पढ़ो वो भी पढ़ो ये भी पढ़ो, नहीं। एक सिंगल जगह पे, एक सिंगल ऐप पे आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा, वो भी अपडेटेड कंटेंट के साथ। सो यहाँ पर आप सुपर फास्ट ये बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी प्रिपरेशन मिनिमम टाइम में काफी अच्छे से हो जाएगी। एग्जाम टारगेटेड कंटेंट होगा सारा का सारा, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। कम करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी फ्रेंड्स के साथ जो कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।